हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। आज जो है तो हम लोगों ने जो मेंस के आंसर राइटिंग के लिए जो क्लासेस की सीरीज स्टार्ट की है उसका आज क्लास 3 है। और अभी जो 2 प्रीवियस क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो वो पहले जाके आप वो उन दोनों वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट इसमें आप आएंगे तो वो जो हमने उसमें समझाया है वो आप मिस कर देंगे और अच्छे तरीके से पूरी चीजें नहीं समझ पाएंगे। तो आज जो है तो हम अपने क्लास 3 में किसके बारे में बात करने वाले हैं? कुछल्ले शब्द, जिसको क्या कहा जाता है? टेल एंडर वर्ड्स कहते हैं। और साथ ही में इंग्लिश में और क्या कहते हैं? डायरेक्टिव वर्ड्स। डायरेक्टिव वर्ड्स के बारे में मैंने कल भी आप लोगों को मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में समझाया था कि डायरेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं, लेकिन आज हम इसको बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि टेल एंडर वर्ड्स, कुछल्ले शब्द, डायरेक्टिव वर्ड्स क्या होते हैं। क्योंकि ये जो शब्द हैं जो लास्ट में दिए होते हैं क्वेश्चन के अंत में, जो चीजें पूछी जाती हैं, इससे क्या होता है? जैसे चर्चा कीजिए, विश्लेषण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। इसी तरीके से और भी हो गए, वर्णन कीजिए यानी कि डिस्क्राइब करिए। फिर उसके अलावा हो गया कि आलोचना कीजिए, वर्णन कीजिए। कई तरीके के होते हैं जिससे कि पूरे के पूरा जो हमारा आंसर होता है उसका डायरेक्शन इसी से निर्धारित होता है। यानी कि हमको किस तरीके से आंसर लिखना है, क्या लिखना है, ये सारी चीजें हमको किससे समझ में आती हैं? यही जो शब्द होते हैं जो लास्ट में होते हैं, यानी कि कुछल्ले शब्द, टेल एंडर वर्ड्स और डायरेक्टिव वर्ड्स से ही हमको ये समझ में आता है। जैसे अब कितने तरीके के हो गए कुछल्ले शब्द? वर्णन कीजिए, जिसमें क्या मतलब हो गया कि विषय का विस्तार से वर्णन करना है। यानी जो भी आपसे पूछा गया है उसमें जो भी मेन कीवर्ड है, जो भी टॉपिक है जो आपको बताना है, उसके बारे में आपको क्या करना है? विस्तार से, डिटेल से, यानी कि अच्छे से उसी के बारे में आपको वर्णन करना है, लिखना है वहां पास। और जो भी हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम की लिंक दी हुई है और व्हाट्सएप का नंबर भी जो है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो हमारा ये क्लासेस चल रहे हैं उसके बारे में आपको रोज डेली अपडेट मिलता रहे। क्योंकि ये आप देखेंगे कि हम फ्री में आपको ये चीजें सिखा रहे हैं, जो कि आप लाखों करोड़ों मतलब हजारों देने के बाद भी आपको कोई नहीं सिखाएगा इतने अच्छे से। वो हम आपको फ्री में सिखा रहे हैं। तो अब देखिए, जैसे ये हो गया, वर्णन कीजिए, विषय का विस्तार से वर्णन किए। उसके बाद दूसरा क्या है? व्याख्या कीजिए। अब देखिए, वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए। अब कई लोगों को लगता है कि ये तो सेम है। और चर्चा कीजिए, बच्चे अधिकतर इसी में कंफ्यूज होते हैं। वर्णन कीजिए, व्याख्या कीजिए और चर्चा कीजिए में उनको क्या लगता है कि ये तो सेम है, तो वो अपना आंसर क्या करते हैं कि सेम लिख के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इस बारे में समझ ही नहीं है कि इनमें क्या क्या फर्क है। और ये फर्क कब पता चलता है? जब आप अच्छे से उस पे पढ़े हों। तो व्याख्या में क्या हो गया? कारण, अर्थ और प्रभाव। अब कई लोग सिर्फ जैसे उसमें पूछा है कि प्रभाव लिखो, तो क्या कर सिर्फ कारण मतलब प्रभाव लिख देंगे, अर्थ नहीं लिखेंगे, कारण नहीं लिखेंगे। यानी व्याख्या है तो मतलब उसमें हमको और थोड़ा डिटेल में जाना है, उसकी और डायमेंशन को थोड़ा कवर करना है। ये हो गया व्याख्या। फिर उसके बाद हो गया क्या? विश्लेषण। विश्लेषण कीजिए। विश्लेषण, पक्ष, विपक्ष और गहन अध्ययन। यानी कि इसमें सारी चीजें हमको करनी होती, पक्ष विपक्ष भी लिखना होता है। और जैसे प्रभाव पूछा है तो उसके पहले कारण भी हमको लिखना है विश्लेषण में। ये सब चीजों का ध्यान रखना है विश्लेषण, यानी कि आप उसका पूरा एनालिसिस कर रहे हैं। वो जो भी उसमें पूछा है उसको पूरे तरीके से आप टुकड़ों में बांट बांट के जो है तो पूरा वहां पे समझा रहे हैं, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। फिर हो गया समीक्षा कीजिए। समीक्षा कीजिए, कोई प्रश्न आ गया, अब आपको उसमें क्या लिखना है? उसमें गुण और दोष, यानी कि मेरिट और डीमेरिट दोनों बताना है आपको। यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों बता के आना है। समीक्षा करने का मतलब ये होता है। अब समीक्षा करने का मतलब कई लोग समझते ही नहीं है, तो या तो वो क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं या तो फिर वो जो जानते हैं वही लिख के आ जाते हैं उसके बारे में। फिर उसके बाद क्या हो गया? आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब आलोचनात्मक शब्द आया है जहां पे, वहां पे आपको क्या करना है? मेन फोकस किस पे करना है? तर्कों पे। किस पे है कि तर्क आपकी होनी चाहिए, तर्कों के आधार पर आपको मूल्यांकन करना है। ये नहीं कि आप किसी भी बेस पे, मतलब कोई आपका बेस नहीं है और आप बस उस पे लिख रहे, तर्क होने चाहिए, उसके आधार पे आपको मूल्यांकन करना। ये हो गया आलोचनात्मक परीक्षण।
फिर आपसे लिखा गया है लास्ट में पूछल्ले शब्द है कि टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी करना यानी कि कमेंट लिखा रहता है ना, कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी योजना है आपको दे दिया, मान लीजिए कि लाडली बहना योजना आपसे पूछा है और उस पर बोल दिया है लास्ट में कि टिप्पणी करें या फिर कमेंट लिख दिया है लास्ट में, तो उस पर आपको क्या करना है, संक्षिप्त और तथ्यात्मक विचार देना है। यानी कि उसको आपको समझाना है शॉर्ट में, और उस पर आपको जो भी आपको फैक्ट पता है, तथ्य पता है उसके बारे में वो आपको बताना है। जैसे कि ये कब स्टार्ट हुआ, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हैं, क्या इससे लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, आगे की भविष्य का कुछ आप उसमें आगे बता सकते। ये सारी चीज़ें हो गया टिप्पणी करने में। उसके बाद क्या हो गया, मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन और आलोचना दोनों को ध्यान से देखिएगा। मूल्यांकन कीजिए मतलब जो भी अचीवमेंट्स हैं और जो भी उसकी कमियां हैं उसका हमको क्या करना है, आकलन करना है। उपलब्धियों और कमियों का आकलन करना है। मान लीजिए अब एक योजना से, मान लीजिए कोई योजना ही पूछ दिए कि इस योजना का जो केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है इस योजना का मूल्यांकन कीजिए, तो उसमें आपको वो योजना से जो भी उपलब्धियां हासिल हुई हैं उस योजना से वो आपको यहाँ पे दिखाना है क्या उपलब्धियां, और कमियों का यानी कि दोनों का आकलन करना है मूल्यांकन कीजिए में। फिर उसके बाद है आपका एक चर्चा कीजिए। तो चर्चा कीजिए में क्या करना है, उसके विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करना है। मान लीजिए कोई भी चीज पूछे तो उसके जितने भी डायमेंशन या पहलू आपको पता है और जो उससे रिलेटेड है आपको वहां पे अच्छे से उसको प्रस्तुत करना है। जितनी भी जगह आपको, चाहे 7 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन हो, उसके अकॉर्डिंग आपको आपके आंसर फ्रेम करने हैं। उसके बाद क्या है, तुलना कीजिए यानी कि कंपेयर कीजिए। कंपेयर में क्या होता है कि समानताएं और असमानताएं या भिन्नताएं हो गया, यानी कि सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, ये आपको वहां पे बताना है। अब देखिए कई बच्चे हैं जो ये सोचेंगे कि मतलब ये उनको सेम लगेगा, क्या क्या, वर्णन, व्याख्या, चर्चा, फिर मूल्यांकन, तुलना, आलोचना। इसमें कई लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है। टिप्पणी वाले में तो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं कि टिप्पणी कैसे करना है, क्या लिखना है, वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। समीक्षा कीजिए बता दिया कि गुण दोष दोनों। अब ये सबको जो है तो हम डिटेल से भी आपको समझाएंगे विथ एग्जाम्पल, कि आप मतलब ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने कल भी बताई है कि कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपको 30 सेकेंड्स का टाइम एटलीस्ट चाहिए। किस लिए चाहिए, सोचने के लिए। क्या सोचना है आपको कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वो पता कैसे चलेगा, ये जो मैंने आप लोगों को शब्द बताए हैं इससे पता चलेगा। तो आपको ये देखना। उसके अलावा जब आप ये देखेंगे, सोचेंगे कि क्या पूछ रहा है, उसके अकॉर्डिंग अभी आपने देख लिया, मैंने बताया, तो आपके माइंड में ऑलरेडी आएगा। उसके बाद क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना जो आंसर है वो फ्रेम करना है या आंसर तैयार कर लेना है ये 30 सेकंड के टाइम पे। उसके बाद आप अपना जब आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर और अच्छा आएगा। और ये जो मैं बता रही हूँ इसको आप लोगों को अप्लाई करना है। अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप इसको टेस्ट सीरीज में आप जहां भी दे रहे हैं, अगर आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो ये सब बताना मेरा वेस्ट है और इससे मेरा कोई नुकसान नहीं, आप ही लोगों को नुकसान है। इसलिए अगर आप इसको अच्छे से पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, मेरा बताना समझाना काम है। उसके बाद जैसे ये हो गया, वर्णन कीजिए। एक यहाँ पे पहले एक और एग्जाम्पल से आप लोगों को समझा देती हूँ कि पुछल्ले शब्द या डायरेक्टिव वर्ड्स क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि भारत में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ पे आपको इतना तो पता चल गया है कि विषय क्या है, ये जलवायु परिवर्तन के प्रभावों, है ना। अब इसमें पुछल्ला शब्द कौन सा है, विश्लेषण कीजिए। क्या है, विश्लेषण कीजिए, यानी यहाँ पे आपको किसका विश्लेषण करना है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का विश्लेषण करना है। तो आप क्या कुछ बच्चे क्या होंगे कि सीधे सीधे उन्होंने पढ़ा लेकिन वो समझे नहीं। उन्होंने क्या किया कि सीधे के सीधे जो भी प्रभाव हैं जलवायु विश्लेषण के, बढ़िया बनाया एक फ्लो चार्ट, ऐसे ऐसे लिखा, फिर उसके बाद सीधे एक्सप्लेन करके और लास्ट में क्या कर दिया, यहाँ पे निष्कर्ष लिख दिया। लेकिन यहाँ पे आपको उसके बारे में
सिर्फ वो नहीं करना था, मतलब कि वर्णन नहीं करना था कि आपने प्रभावों का वर्णन। अब यहाँ पे अगर वर्णन होता तो आप यहाँ पे सिर्फ प्रभाव लिख के आ सकते थे, अर्थ लिख के आ सकते थे, पहले की जलवायु परिवर्तन क्या है, उसके बाद उसके प्रभाव बता सकते थे और फिर निष्कर्ष। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विश्लेषण करना है। तो विश्लेषण करना है तो यहाँ पे आपको सिर्फ प्रभाव नहीं लिखना है। अगर आप सिर्फ यहाँ पे प्रभाव बता के आ रहे हैं तो आपका जो आंसर है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रश्न विश्लेषण मांगा है। तो यहाँ पे आपको प्रभाव तो लिखना ही है, उसके साथ में इन प्रभाव जो कारण है वो भी आप पहले दर्शाइए, कारण भी लिखिए, और उसके अलावा लेकिन हाँ मेन फोकस आपका प्रभाव पे ही होना चाहिए, लेकिन आपको कारण भी बताना है, फिर प्रभाव बताना है, और जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं उसके उपाय, ये आपका आंसर पूरा का पूरा कंप्लीट करेगा। इस चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और जो भी एस्पिरेंट्स है जिनको भी टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम आ रही है या आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम लोगों ने एक टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च किया है, आप उससे जुड़ सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है तो नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप का, आप वहाँ पे डायरेक्ट मैसेज करके आप ऐड हो सकते हैं। या फिर मेंस से रिलेटेड आपको प्रोग्राम हो गया या प्री से रिलेटेड हो गया, ये किसी भी चीज़ से, और टेस्ट सीरीज हो गया, इससे आपको अगर जुड़ना है तो हमारा व्हाट्सएप पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर मैसेज करके और ऐड हो सकते हैं। उसके बाद अब हम जितने भी हमने अभी वहाँ पे वर्ड्स पढ़े हैं, डायरेक्टिव वर्ड्स, पुछल्ले शब्द, उसको अब हम एक एक करके डिटेल में समझेंगे। तो ये हो गया क्या, वर्णन कीजिए। या अब वर्णन कीजिए में क्या हो गया, क्या करना है। अब मान लीजिए कोई भी पूछ लिया कि क्या वर्णन कीजिए, उसमें आपको जो भी तथ्य हैं यानी कि फैक्ट्स, और जो भी घटनाएं यानी कि जो इवेंट्स हुए हैं, उनको आपको क्या करना है, क्रमबद्ध यानी कि ऑर्डर से, सीरियल से आप लोगों को उसको बताना है। ये नहीं कि कोई चीज बाद में, कोई चीज क्रमबद्ध, उसका आप लोगों को विवरण देना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि नर्मदा नदी की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे नर्मदा नदी की प्रमुख विशेषताएं, अब ये क्या हो गया, ये विषय हो गया मेन। ये मेन आपका कीवर्ड कह लीजिए, विषय कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये आपका मेन हो गया। लेकिन ये क्या है, आपका पुछल्ले शब्द हैं। ये आपके आंसर के डायरेक्शन को तय करेगा कि आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो वर्णन कीजिए में अब क्या हो गया, क्या क्या लिखना है, ये एग्जाम्पल। जैसे उद्गम स्थल, तो उद्गम स्थल हो गया अमरकंटक, अनूपपुर, एमपी, ये हो गया। फिर लंबाई तो 1312 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र तो एमपी के 15 डिस्ट्रिक्ट से हो गया। फिर एमपी का शेयर हो गया, महाराष्ट्र का हो गया और गुजरात का हो गया, ये इसका प्रवाह क्षेत्र। प्रमुख सहायक नदियां तो कुल 41 सहायक नदियां हैं। फिर बाएं और दाएं तट से हो गया। फिर महत्व कि नर्मदा नदी का क्या महत्व है, तो कई सारे महत्व हैं, उसको आप लोग लिख दिए कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा हो गया, सिंचाई के लिए हो गया, जल बिजली मतलब कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए हो गया महत्व। ये सारी चीजें आप लोगों को इस तरीके से लिखनी है। उसके बाद एक निष्कर्ष लिखना है, और शुरू में इंट्रो तो भूलना ही नहीं है। कोई भी 7 नंबर का और 10 नंबर का क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पे बताना भूल भी जा रही हूँ तो आप लोगों को ये अपने माइंड में बैठा लेना है कि इंट्रो और निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन जरूर ही आपके आंसर में होना चाहिए, चाहे 7 नंबर का क्वेश्चन हो चाहे 10 नंबर का क्वेश्चन हो, ये होना ही होना चाहिए, वरना आपका जो आंसर है वो बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं होगा। तो अभी हमने क्या समझा, वर्णन कीजिए के बारे में समझा। उसमें क्या क्या लिखना है, वर्णन कीजिए में कि जो भी पूछा गया है उसके बारे में तथ्य और घटनाओं का क्रमबद्ध। तो हमने सबसे पहले कोई भी चीज है तो उद्गम कहाँ से हुआ ये, फिर उसकी लंबाई कितनी है, प्रवाह क्षेत्र, प्रमुख सहायक नदियां, महत्व, ये सारी चीजें हमने इसमें कवर की। और एक सीरियल के थ्रू, एक ऑर्डर के थ्रू, एक क्रम में जो है तो हमने इन सबको जमा के लिखा व्यवस्थित तरीके से। तो ये आपको ध्यान देना है। वर्णन कीजिए में ये अपने दिमाग में बैठा लो, अगर ये भूल जाओगे तो मेरा कोई लॉस नहीं होगा, आप ही लोग का होगा, क्योंकि अभी मेंस है 25 का और 26 का। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग वो कर लो, समझ लो कि वर्णन कीजिए आ रहा है तो क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट हो गया हमारा व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन। अब व्याख्या कीजिए हमने ऊपर भी समझा है, एक बार और अच्छे से समझते हैं कि किसी विषय को कारण सहित समझाना। अब यहाँ पे क्या आ गया, कारण, यानी कि कोई भी विषय है, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट की व्याख्या कीजिए।
तो इसमें क्या करना है, कारण सहित समझाना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट तो ठीक है हमने समझा दिया, लेकिन ग्रीन हाउस इफेक्ट के क्या कारण है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें लिखना है। इसके परिणाम, 10 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसे लिखना है, इसकी व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करना है इन डिटेल। तो अब देखो कैसे इसको हमको करना है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, सबसे पहले तो 2 लाइन में हमने 2 से 3 लाइन में ये समझाया कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, उसके बाद कैसे होता है, ये हो गया, इस पे आपको कुछ पॉइंट लिखने हैं, फिर इसके कारण, फिर इसके परिणाम, तो इसके परिणाम क्या क्या होंगे ये लिखना है, उसके बाद आपको कंक्लूजन लिखना है। इस तरीके से आपका ये पूरा होगा, व्याख्या करना, एक्सप्लेन करना। तो समझना है कि वर्णन कीजिए भी मैंने समझा और व्याख्या कीजिए, लगेगा सेम, लेकिन दोनों में हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से लिख रहे हैं। तो व्याख्या करने का आप लोग समझ गए कि ग्रीन हाउस प्रभाव पहले बताना है, फिर कैसे होता है। तो जो भी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं उनके कारण, जैसे CO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, इन सब के कारण जो है, तो जब इनकी मात्रा ज़्यादा होती है तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है तो होता है। फिर इसके कारण बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि मानव जनित कारण हो गए, एंथ्रोपोजेनिक हो गए, नेचुरल हो गए, ये दोनों को करके फिर उसके अंदर में और जो है तो सब पॉइंट्स लिख के आपको बताना। फिर इसके परिणाम क्या है कि जो है तो वो होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज होगा, ये सारी चीज़ें। इस तरीके से आपको ये पूरा आंसर फ्रेम करना है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या हो गया, हमने भी वर्णन पढ़ा और व्याख्या दोनों को समझा। अब हम क्या समझेंगे, विश्लेषण कीजिए, यानी क्या करना है, एनालाइज करना है, एनालिसिस करना है। क्या करना है हमको, एनालिसिस करना है, यानी हमको इसको पूरा का पूरा अच्छे से समझना है। विश्लेषण करने का मतलब कि विभिन्न भागों में बांटकर गहराई से समझना। क्या करना है, विषय को विभिन्न भागों में बांटकर गहराई से समझना है उसको। जैसे महिला सशक्तिकरण की स्थिति का विश्लेषण कीजिए। अब आप ये तो समझ गए कि विषय क्या है, महिला सशक्तिकरण की स्थिति, यानी सीधे सीधे माने तो महिला सशक्तिकरण ही इसका मेन विषय है, मेन टॉपिक है, और हमको इसी का विश्लेषण करना है। तो अब हम कैसे विश्लेषण करेंगे, विश्लेषण में हमको क्या लिखना है, वर्तमान, सबसे पहले तो इंट्रो देना, और महिला सशक्तिकरण का ही अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 लाइन में आपको महिला सशक्तिकरण ही बताना है। उसके बाद वर्तमान स्थिति क्या है, इसके लिए आपको फैक्ट्स का यूज करना है, जो रिपोर्ट होती है उनमें लिखा हुआ होता है महिला सशक्तिकरण के बारे में, ये आपको जो है तो लिखना है। उसके बाद उपलब्धियां, फिर चुनौतियां, क्या क्या जो है तो महिला सशक्तिकरण तो हो रहा है, लेकिन फिर भी अभी क्या इसके और अच्छे से महिला सशक्तिकरण के रास्ते में और क्या क्या चुनौतियां हैं, ये आपको लिखना है। फिर महिला सशक्तिकरण के क्या कारण हैं, ये आपको लिखना है। फिर समाधान कि और कैसे महिला सशक्तिकरण की स्थिति को और कैसे सुधारा जा सकता है, क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या समाधान इसका हो सकता है, ये सारी चीजें आपको लिखनी है, सब लिखना होगा। और लिखने से डरना नहीं है, सब लिखना होगा। आप पढ़ रहे हो तो लिख तो सब सकते हो। तो ये इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट होगा। अभी क्या बताए कि विभिन्न भागों में बांटकर, तो ये विभिन्न भागों में बांटे, हम बांटे कैसे, पहले हमने स्थिति बताई क्योंकि पूछा ही स्थिति है, फिर उपलब्धियां, चुनौतियां, कारण, समाधान, यानी कि हमने इसको कई भागों में बांटा। इस तरीके से हमको क्या करना है, इसका विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है। अब हो गया चर्चा कीजिए। तो चर्चा कीजिए में क्या हो गया, विषय के सभी महत्वपूर्ण पक्षों पर संतुलित चर्चा करनी। क्या करना है, विषय के सभी महत्वपूर्ण पक्षों पर संतुलित चर्चा, यानी बैलेंस, यानी कि किसी एक चीज को हमने ज्यादा वेटेज दिया और किसी एक चीज को कम, किसी एक पक्ष को, जो भी महत्वपूर्ण पक्ष है उन सारे पक्षों को हमको बैलेंस्ड तरीके से डिस्कस करना है, यानी सबको बराबर वेटेज देना है। जैसे नई शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा कीजिए, तो इसमें हमको क्या करना है, इंट्रो देना है। उसके बाद सकारात्मक, जैसे कि एक ये हो गया, मान लीजिए कि आप 10 नंबर का क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसमें अब 2 पेज आपको मिलते हैं, है ना। उसमें आपने क्या किया कि यहाँ आपने इंट्रो लिखा नई शिक्षा नीति के बारे में कि कब आया, है ना, 2020 में, जुलाई 2020 में। उसके बाद आपने जो है तो सकारात्मक पक्ष लिखे पहले, क्या क्या है। फिर चुनौतियाँ, इसको लागू करने में कई सारी चुनौतियां हैं,
नई शिक्षा नीति को, उसको लिखना है। फिर यहाँ तक मान लीजिए कि आपने चुनौतियाँ लिखी, यहाँ से फिर संभावनाएं क्या क्या हैं, आगे और क्या हो सकता है, और उसके बाद ये 2 लाइन में आपने लास्ट में निष्कर्ष लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि सारी चीज़ें हो गई। अब सकारात्मक पक्ष में आप कई सारी चीज़ें लिख सकते हो कि वो हो गया मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट हो गया। उसके अलावा जो है तो 6th क्लास से वोकेशनल एजुकेशन शुरू हो गया, प्लस जो फॉर्मेट चेंज हुआ है वो आप लोग लिख सकते हैं। तो कई ये सारे सकारात्मक पक्ष हो गए, ये आपको लिखना है। चुनौतियां हो गया, संभावनाएं हो गया, निष्कर्ष, ये सारी चीजें आप लोगों को इसमें लिखना है। इस तरीके से जब आप ये सब पे चर्चा करेंगे तो आपका ये जो आंसर है वो कंप्लीट, क्योंकि आपने नई शिक्षा नीति के सभी पक्षों पर मतलब यहाँ पे चर्चा की है। इस तरीके से आपको चर्चा कीजिए वाला क्वेश्चन अटेंड करना है। उसके बाद है समीक्षा कीजिए, रिव्यू करना है या एग्जामिन करना पूछा जाता है। तो उसमें क्या करना है, गुण और दोष दोनों बताने हैं, यानी कि मेरिट और डीमेरिट, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी इसको आप लोग कह लीजिए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज, गुण और दोष दोनों बताने हैं। अब क्वेश्चन है पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा कीजिए। अब देखिए, अब आप लोगों को अच्छे से समझ में है, इसलिए हम लोग हर एक उस पे जो पुछल्ले शब्द हैं, टेल एंडर वर्ड्स, उस पे आप लोगों को हम हर एक शब्द पे क्या कर रहे हैं, उदाहरण के थ्रू समझा रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो क्या करना है। अब इसके बाद भी अगर आप लोग गलत करके आते हैं तो अब आप लोग खुद ही जाने अपने बारे में कि आप लोग का क्या होगा। पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा कीजिए, यानी विषय ये हो गया और पुछल्ले शब्द हो गए, समीक्षा कीजिए। अब आपको उत्तर में क्या करना है, फिर मान लीजिए कि 7 नंबर में पूछा है आप लोगों से, तो ये आप लोगों का ऐसे कॉपी रहता है, एक आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन यहाँ करना है। अब इस पे क्या हो गया कि आपने एक लाइन पे इसके क्या कर दिया, इंट्रो। उसके बाद आपने क्या किया कि मान लीजिए कि यहाँ पे ऐसे बांट लीजिए 2 तरीके से, इधर आपने उपलब्धियां बताया, इधर आपने कमियां लिखा, है ना, कमियां आप लोगों ने लिखे, 2-3 पॉइंट इसके, 2-3 पॉइंट इसके। यहाँ पे फिर आप लोगों ने इसकी वो बताएं, सुधार के सुझाव, और इसको भी आपको 2 लाइन में बता देना है, और उसके बाद 1 लाइन का निष्कर्ष। अब कई बच्चे सोचते कि मैम इसको हम कैसे लिखें, 7 नंबर का क्वेश्चन आप बता रही हैं, लिखेंगे कैसे? तो इस तरीके से लिखोगे, जब थोड़ा बुद्धि अपना लगाओगे, दिमाग को थोड़ा दौड़ाओगे, तब जाके समझ में आएगा कि 7 नंबर के क्वेश्चन में भी कैसे 3-4 पॉइंट को हम समझा सकते हैं। यहाँ उपलब्धियां भी हो गया, कमियां भी हो गया, सुधार के सुझाव, इंट्रो, कंक्लूजन, सारी चीजें आपके 7 नंबर के क्वेश्चन में आधे पेज में सब आ गया। तो ये जब आप इस तरीके से लिखेंगे तो जो आपका आंसर है वो जो चेकर होगा वो पक्का 7 में से 4.5 नंबर आपको देगा। क्यों? क्योंकि आपने सारी चीजें इसमें लिखी हैं। इस तरीके से आपको समीक्षा करना है, उसके बाद उसको एग्जामिन करना है, रिव्यू करना है, उसके गुण दोष सारी चीजें बतानी है आपको। अब गुण दोष क्या हो गया कि उपलब्धियां और कमियां, ये गुण और दोष हो गया, उपलब्धियां गुण हो गए और कमियां दोष हो गया। उसके बाद क्या है, सुधार की, कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है, ये भी हमने बता दिया। यहाँ पे हमारा ये अपना इनपुट हो गया कि हमने ये सुधार के सुझाव दे दिए, कुछ एक्स्ट्रा किया, तो इससे हमको नंबर भी क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। इस तरीके से जो है तो आप लोगों को एग्जामिन और रिव्यू का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। उसके बाद हो गया कि मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन कीजिए मतलब इवेल्युएट करना है। इसमें क्या होता है कि अब देखो, जैसे आप पेपर देते हो, स्कूल का पेपर दिए, कॉलेज का पेपर दिए, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, मूल्यांकन होता है ना, कि लास्ट में आपने सब कुछ पढ़ा साल भर, लास्ट में आपका पेपर हुआ और आपका मूल्यांकन हुआ कि आप कितने से मतलब कि जो आपको पढ़ाया गया वो कितना सफल रहा या प्रभावी रहा। इसी तरीके से जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाए MPPSC में कि मूल्यांकन कीजिए, तो उसमें हमको निर्णय देना है कि मतलब जो विषय है कितना सफल या प्रभावी रहा। जैसे मनरेगा योजना का मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ पे हमको किसका मूल्यांकन, मनरेगा योजना यानी ये कितनी सफल रही, कितनी प्रभावी रही या अप्रभावी रही, ये लास्ट में आपको क्या करना है, निष्कर्ष में बताना है। लेकिन ये कब बताएंगे, पहले तो आप यही करेंगे ना कि उपलब्धियां, कमियां और समग्र निष्कर्ष, दोनों चीजें जब आप पहले बताएंगे, उपलब्धियां और कमियां, तब जाके आप एक अच्छा निष्कर्ष बता पाएंगे कि ये प्रभावी रहा या अप्रभावी। लेकिन सबसे पहले आपको इंट्रो में मनरेगा योजना के बारे में
बताना है कि मनरेगा योजना क्या है, कब शुरू की गई, और क्योंकि अभी इसका जो है तो नाम भी परिवर्तन किया गया है और भी चीज़ें इसमें परिवर्तित की गई हैं, चेंज की गई, इसलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और हो सकता है कि आप लोगों से ये क्वेश्चन मेंस में पूछ भी लिया जाए मनरेगा योजना के बारे में, चाहे वो चर्चा करने में आ जाए, चाहे वर्णन आ जाए, चाहे 2 नंबर में आ जाए, चाहे जिस भी तरीके से आ जाए, लेकिन शायद मनरेगा योजना क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। इस तरीके से आप लोगों को इवेल्युएट करना है और लास्ट में जब निष्कर्ष आपको लिखना है ना, उसमें आप लोगों को बताना है ये चीज, ये नहीं करके आ जाना। अगर लास्ट में निष्कर्ष में नहीं बताओगे मनरेगा योजना का एक निष्कर्ष अच्छे से आप नहीं दोगे कि ये योजना का क्या रहा, सफल रही, प्रभावी रही या नहीं रही, तो आपका आंसर इनकम्प्लीट हो। क्यों? क्योंकि उसने पूछा है कि इवेल्युएट करो, तो जब लास्ट में आप इवेल्युएट नहीं करोगे तो आपको ऑलरेडी नंबर उसमें नहीं मिलेंगे। ये चीजें जो मैं बता रही हूँ अच्छे से दिमाग में आप लोग बैठा लो इसको और प्रैक्टिस करो। जो मैं बताते जा रही हूँ उसके बाद खुद अपने से एक टेस्ट दो और अपना आप खुद ही अपना वो करिए, मूल्यांकन कीजिए, अपने आप को खुद ही आप इवेल्युएट कीजिए कि आप जो सीख रहे हैं उससे आपको कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, और 100% आप लोगों को जो है तो इससे एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद हमारा जो नया है दूसरा टॉपिक है वो क्या है, दूसरे पुछल्ले शब्द, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन। कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि लिख देगा उसके बाद इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए या क्रिटिकली एग्जामाइन करना है। इसमें क्या करना है कि हमको अच्छाइयाँ नहीं कमियां भी बतानी है, यानी सकारात्मक प्रभाव। अब जैसे डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो सबसे पहले डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा हमने बताया, फिर इसके सकारात्मक प्रभाव क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, कमियां, संतुलित निष्कर्ष, ये सारी चीजें हमको लिखनी होंगी। अगर ये आ रहा है पूछ रहा क्रिटिकली एग्जामाइन करना है तो ये सब कुछ हमको, ये 2 पेज जो हमको 10 नंबर के क्वेश्चन में मिलते हैं या 7 नंबर का जो ये आधा पेज मिलता है, इसमें सब में हमको लिखना है। और आपको अगर 7 नंबर में तो वही चीजें आप लोगों को डायमेंशन सब कवर करने, पॉइंट कम करना है। और अगर 10 नंबर में आ रहा है तो आप लोगों को क्या करना है, पॉइंट बढ़ाना है और अब उस तरीके से अपना जो आपको पेज मिला हुआ है, जो शब्द मिले हैं, उसको अच्छे से आप लोगों को डिवाइड करना है। ये हो गया क्रिटिकली एग्जामाइन करना। उसके बाद है कि तुलना कीजिए, कंपेयर करना है। क्या करना है अब तुलना में, पहले ही बताया मैंने कि समानताएं और भिन्नताएं, यानी कि सिमिलैरिटीज हो गया और डिससिमिलैरिटीज हो गया, ये आप लोगों को पढ़ना है। इसमें सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज दोनों बताना है। तो अब जैसे लोकसभा और राज्यसभा की तुलना कीजिए, क्या पूछा, तुलना, यानी क्या करना है आपको यहाँ पे कंपेयर करना है। इस वर्ड पे, ये जो वर्ड होता है इस पे आप लोगों को पूरा ध्यान देना है कि पूछा क्या है, कौन सा शब्द है, इसी के अकॉर्डिंग आपका आंसर जाएगा। अब इस पे आधार भी लिखना है आप लोगों को कि क्या आधार हैं। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा, तो ये यहाँ पे जो है तो वो बताया गया है, आपको भिन्नताएं बताई हैं, लेकिन यहाँ पे आपको समानताएं भी लिखना है साथ में, और उसके बाद जो है तो असमानताएं, यानी समानताएं और भिन्नताएं दोनों लिखना है तुलना करने में। अब क्या होता है कि कई बच्चे, जैसे कि अगर पूछा गया है कि विश्लेषण कीजिए, तो कई बच्चे क्या करते हैं कि मतलब गलती कर देते हैं, और गलती नहीं, इसको सबसे बड़ी गलती कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उनसे पूछा जाता है कि विश्लेषण कीजिए और विद्यार्थी केवल वर्णन, अभी जैसे मैंने पूछा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव, तो अब वहां पे क्या करके आते हैं, विश्लेषण न करके प्रभाव का वर्णन करके आ जाते हैं कि 2 पेज में सीधे खर्रा में लिख के आ जाएंगे कि प्रभाव क्या है, तो इसमें नंबर थोड़ी मिलेंगे आपको। क्या करना है आपको, यहाँ पे विश्लेषण करना है, यानी प्रभाव के पहले कारण लिखने हैं, फिर प्रभाव, और फिर इसको कम कैसे किया जा सकता है, ये उपाय, ये सब कुछ लिखेंगे, तब आपका विश्लेषण वाला उत्तर पूरा होगा। और अगर वर्णन भरा है तो सिर्फ प्रभाव का वर्णन करके आइए। और अगर पूछता है कि मूल्यांकन, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पूछा है कि मूल्यांकन कीजिए, इवेल्युएट कीजिए, और अगर आप वहां पे सब कुछ लिख के आ गए कि आपने उपलब्धियां, चुनौतियां, सारी चीजें लिखी, आगे की संभावना, सब चीज लिखा, लेकिन आपने एक जो समग्र निष्कर्ष है या जो निष्कर्ष हम लिखते हैं, अगर आपने वही नहीं लिखा तो वो आपका प्रश्न पूरा होगा ही नहीं और आपको कभी भी पूरे नंबर
नहीं मिलेंगे। इसलिए आपको क्या करना है कि मूल्यांकन कीजिए वाले क्वेश्चन में आपको निष्कर्ष लिख के ही आना है हर हाल में, क्योंकि इसमें यही पूछता है कि जो भी विषय आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो चीज सफल रही या नहीं रही, प्रभावी रही या नहीं रही, यही आपको बताना है। और जब आप यही नहीं बता के आओगे तो आपको नंबर किस बात के मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, आपके नंबर कम हो जाएंगे और आप सिलेक्शन से बाहर हो जाओगे। फिर बाद में रोओगे कि हमने तो सब वही किया जो आपने बताया, लेकिन आपने वो किया ही नहीं जो हमने बताया। हमने बताया कि लास्ट में निष्कर्ष लिख के आना है और निष्कर्ष पूरा आपके आंसर के बेस पे ही होना चाहिए। अगर आप वो नहीं करोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब क्या होता है कि कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हमने क्या किया है कि आपको समझाया है उदाहरण के थ्रू और अच्छे से कि आप कैसे समझेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। अब जैसे दिया हुआ है कि महिला सशक्तिकरण का वर्णन कीजिए। एक ही क्वेश्चन है महिला सशक्तिकरण और उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग उसमें पुछल्ले शब्द डायरेक्टिव वर्ड्स जोड़ के हम आपको समझा रहे हैं, ताकि आपका जो थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रह गया है वो और क्लियर हो जाए। तो उसमें क्या करना है, महिला सशक्तिकरण का वर्णन कीजिए। सब्जेक्ट आपका हर एक क्वेश्चन में जो हमने एग्जाम्पल के लिए लिया वो यही रहेगा, महिला सशक्तिकरण। बस ये जो डायरेक्टिव वर्ड्स है, पुछल्ले शब्द हैं, ये हर बार चेंज होगा। अब यहाँ पे पूछा है वर्णन कीजिए। वर्णन कीजिए में क्या लिख दिया आपने? अर्थ, वर्तमान स्थिति, सरकारी योजनाएं और उपलब्धियां। जैसे ये है, इसमें आपने पहले यहाँ पे लिख दिया महिला सशक्तिकरण का अर्थ, फिर यहाँ पे वर्तमान स्थिति, यहाँ से आपने सरकारी योजनाएं, यहाँ तक सरकारी योजनाएं आ गया। उसके बाद उपलब्धियां क्या क्या हैं, और यहाँ पे आ गया आपका दो लाइन का, एक लाइन का निष्कर्ष 10 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये वर्णन कीजिए के अकॉर्डिंग तो ये जो आपका आंसर है वो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें क्या पूछा है वर्णन करने को, तो हमने क्रम, अभी क्या बताया था कि अगर वर्णन करना पूछा है तो क्रम से लिखना है। क्रम से जो भी चीजें हैं, जो भी तथ्य हैं, उनको हमको क्या करना है? क्रम से ही लिखना है। तो क्रम हो गया अर्थ, स्थिति, योजनाएं, उपलब्धियां, हमने सारी चीजें उसमें क्रम से बताई। इसमें आप अपने से एक दो मतलब डायमेंशन और जोड़ सकते हैं, अगर आप जोड़ लें तो वो और भी अच्छी बात होगी। अब जैसे वर्णन कीजिए, आपने महिला सशक्तिकरण का समझा कि क्या करना है। अब एक और हो गया एग्जाम्पल कि महिला सशक्तिकरण की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या कीजिए में क्या लिखना है? महिला सशक्तिकरण क्या है ये तो आपको लिखना ही है, क्योंकि आप समझा रहे हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है, यानी महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है, यह कैसे प्राप्त किया जा सकता है, समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। अब देखो, अब कई लोग को लगेगा कि व्याख्या वर्णन एक है, लेकिन इसके शब्द पे जाइए कि कैसे इसमें पूरी चीजें जो हैं तो अलग कर दिया है। कि इसमें सबसे पहले आवश्यकता लिखनी है कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों है, यह कैसे प्राप्त किया जाए, और समाज पर इसका, और वहीं पे देख लीजिए आप, पहले वर्णन करना है, सीधे सीधे आपने मतलब इसके क्रम में लिखा आपने कि अर्थ, वर्तमान स्थिति, सरकारी योजनाएं, उपलब्धियां, जबकि दोनों में जो विषय है वो क्या है? सेम है, महिला सशक्तिकरण। इसमें भी और इसमें भी आप लोगों का जो है वो सेम है, महिला सशक्तिकरण ही आपका विषय है। बस क्या बदल गया? व्याख्या, पुछल्ले शब्द, वहां पे क्या था? वर्णन, और यहाँ पे क्या हो गया? व्याख्या। इससे जो आपका आंसर का फ्रेमिंग है वो पूरा का पूरा चेंज हो गया। और जब आप यही नहीं समझोगे तो आप व्याख्या में भी वही लिख के आओगे और वर्णन में भी क्या लिख के आओगे? सेम, दोनों में सेम लिख के आओगे। जबकि क्वेश्चन की डिमांड जो है वो क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है दोनों में। तो आपका आंसर जब डिमांड के अकॉर्डिंग होगा ही नहीं तो नंबर आपके अकॉर्डिंग आपको कैसे मिलेंगे? आप तो सोच के मैं सब लिख के आया हूँ तो मैं पास हो जाऊंगा, मेरे को ये 7 नंबर के क्वेश्चन में जो है तो चेकर 5 नंबर देगा। लेकिन जब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही नहीं लिखोगे तो आपको शायद 2 नंबर भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो आपको क्या करना है? आपको जो पुछल्ले शब्द हैं उसके अकॉर्डिंग, विषय के अकॉर्डिंग अपने आंसर को फ्रेम करना है। अब एक और एग्जाम्पल हो गया इसी का, महिला सशक्तिकरण का विश्लेषण कीजिए। अब ये देखो, विश्लेषण में ये पूरा हमने समझा दिया कि और थोड़ा आपको कम मेहनत करना पड़ेगा, आपके बदले की भी मेहनत हम कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? क्या? सकारात्मक पक्ष, चुनौतियां, समाधान, और उसके बाद निष्कर्ष। निष्कर्ष सब में लिखना है। और यहाँ पे इंट्रो, ये इसी से आंसर शुरू होगा और इससे खत्म होगा। यानी इंट्रो और निष्कर्ष के बिना अगर कोई भी आप क्वेश्चन अपना अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे।
सकारात्मक पक्ष शिक्षा में वृद्धि, राजनीतिक भागीदारी, आर्थिक आत्मनिर्भरता और भी कई सारी चीज़ें हो गई। उसके अलावा चुनौतियों में क्या है, लैंगिक भेदभाव, उसके अलावा पितृसत्तात्मक समाज जो हो गया हमारा, ये भी एक चुनौती हो गया। वेतन असमानता, सुरक्षा संबंधी समस्याएं, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, महिला सशक्तिकरण की चुनौतियां हो गई। समाधान शिक्षा के थ्रू, कौशल विकास, कानूनी जागरूकता, ये सारी चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, विश्लेषण पूछे तो आपको गहराई में जाना है, इन डेप्थ में जाना है, और वहाँ पे आपको सारी चीज़ों को लिखना है संतुलित तरीके से, तब जाके आपको इसमें नंबर मिलेंगे। अगर पूछा है विश्लेषण या एनालाइज करने को बोला है तो आपको सब चीज़ों पे ध्यान देना है, महिला जैसे कि जो भी विषय है, जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में। अब ये आपने विश्लेषण के इसके थ्रू देखा। अब एक और देखिए एग्जाम्पल कि महिला सशक्तिकरण पर चर्चा कीजिए। क्या करना है, विषय वही है, टॉपिक वही है, ये बदल गया, अब चर्चा आ गया। चर्चा में क्या करना है, हमने पक्ष लिखा, विपक्ष लिखा और निष्कर्ष। इसमें हमने बताया कि मतलब कि कई इसके पहलुओं पे चर्चा करना रहता है। इसमें आप और भी पहलू लिख सकते हैं, और भी डायमेंशन लिख सकते हैं, और उन पे संतुलित चर्चा आपको करनी है। ये नहीं कि इसको ज़्यादा आपने वेटेज दिया और इसको कम, नहीं, इसमें भी आपको जितने पॉइंट लिखने हैं उतने ही इसमें लिखने हैं, यानी कि संतुलित आप लोगों को करना है। जैसे आर्थिक विकास में योगदान, सामाजिक समानता, ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ापन, सामाजिक रूढ़ियां, ये सारी चीजें हो गई। आप मतलब कि आप लोगों को संतुलित चर्चा में क्या बताया मैंने कि विभिन्न पहलुओं के ऊपर संतुलित चर्चा करनी है आप लोगों को। इसीलिए देखिए अब ये यहाँ पे क्या है कि कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को देख रहे होंगे। जैसे देखो एक चर्चा बताया, विश्लेषण, फिर उसके बाद क्या है, पहले व्याख्या समझाया, फिर उसके बाद वर्णन, यानी कि आप लोगों को कई सारी चीज़ें जो है, तो एक ही एग्जाम्पल महिला सशक्तिकरण के थ्रू, बस ये शब्द अलग थे तो हमारा जो उत्तर है वो भी क्या हो गया, अलग हो गया। टॉपिक अलग होने से हमारा टॉपिक नहीं, जो पुछल्ले शब्द हैं, डायरेक्टिव वर्ड्स हैं, वो अलग होने से हमारा पूरा का पूरा जो आंसर है वो बदल गया, चेंज हो गया। तो हमको इस पे बहुत, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि पुछल्ले शब्द, डायरेक्टिव वर्ड्स या टेल एंडर वर्ड्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि इससे पूरा आपका जो आंसर है उसको पूरे के पूरे आप लोगों को दिशा मिलती है। और जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जिनको पहले भी मैंने बताया है, चाहे टेस्ट सीरीज हो गया, उसके अलावा चाहे मेंस का प्रोग्राम हो गया या प्री का प्रोग्राम हो गया, अगर आप लोगों को इनमें से कुछ भी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग, तो ये आप लोगों को नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और आप लोग इससे ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ में जो यहाँ पे मैं बता रही हूँ उससे और भी ज़्यादा चीज़ें जो हैं तो हम लोग अपने टेस्ट सीरीज़ पे और भी बताते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम कॉपी चेक कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे जो भी आप लोगों की मिस्टेक हुई उस पर हम बहुत ही अच्छे से ध्यान देते हैं और आप लोगों को प्रॉपर फीडबैक देते हैं। इसलिए अगर कोई भी एस्पिरेंट हो, अगर इन सब प्रोग्राम से आप लोग जुड़ना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।